हेलो, वेलकम टू टेक्नोलेक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। आज बात करना चाहेंगे इंडिया के न्यू टैक्स रिजीम 2025 की। जैसा कि हम जानते हैं कि निर्मला सीतारमण, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए काफ़ी डाइवर्स और इनकरेजिंग बजट पेश किया, जो कि इंटरिम बजट से काफ़ी डिफरेंट था, जो दर्शाता है कि ग्लोबल डेवलपमेंट्स का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। कि जिस तरह से ट्रम्प जो नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उन्होंने काफ़ी टैरिफ लगाने के लिए अनाउंसमेंट किया है, उससे लगता है कि काफ़ी महंगाई बढ़ सकती है। और हम जानते हैं कि बिहार में और दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, और बिहार में जो हालात हैं और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि जो बजट है उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। हम जानते हैं कि भारत में जो 12 बड़े शहर हैं उनकी तुलना में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, और बजट में काफ़ी अहम मुद्दे डिस्कस हुए और इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा गया है। जैसे टैक्स का स्लैब चेंज हुआ है और उसमें लायबिलिटी भी चेंज हुई है। उसकी वजह से काफ़ी और अहम मुद्दे भी नेगलेक्ट हुए हैं। अब देखते हैं कि डिटेल में कि बजट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बड़ी चीज़ है कि जो बजट में अगर देखा जाए, जो एलोकेशन था 2024-25 वाला, उसमें एक नए बजट में काफ़ी एलोकेशन घट गया है। जैसे एजुकेशन में 1,25,06,38 करोड़ का बजट था, अब वो हो गया है घट करके। पहले जो बजट था एजुकेशन का वो था 1,25,638 करोड़, अभी वो हो गया है 1,14,054 करोड़। अब देखते हैं सोशल वेलफेयर स्कीम में जो बजट था वो था 56,501 करोड़, और वो घट करके हो गया है 46,482 करोड़। इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो 1,51,851 करोड़ था, अब हो गया है 1,40,40,859 करोड़। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो एलोकेशन था लास्ट ईयर वो था 2,65,808 करोड़, अभी हो गया है 1,90,750 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट में बजट था वो था 83,570 करोड़, अभी हो गया है 63,670 करोड़। इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट का बजट था पहले था 5,900 करोड़, अभी हो गया है 4,006 करोड़। और हेल्थ सेक्टर जो बजट था लास्ट ईयर वो था 89,287 करोड़, अभी हो गया 88,032 करोड़। तो ये 7 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें बजट का एलोकेशन जो लास्ट ईयर था उससे काफ़ी कम हो गया है। अगर टैक्स पेयर से जोड़ा जाए इस चीज़ को तो लगता है कि हम जानते हैं कि पूरी सत्ता जो है वो ज़्यादा बेस्ड होती है मिडिल क्लास में, और ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करने के लिए या उनको इंगेज करने के लिए जो इस बार का बजट था वो काफ़ी फोकस था मिडिल क्लास पे। इस तरह से सरकारी कर्मचारी जो हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग, जो मोस्टली जो ऐसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास के लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनमें काफ़ी फोकस था। क्योंकि अगर देखा जाए जो टैक्स का स्लैब था अभी वो 12 लाख तक फ्री कर दिया गया। जिसकी सैलरी 12 लाख होगी उसको अगर देखा जाए तो कोई टैक्स नहीं देना। इवन जो उनकी सैलरी 12,75,000 है एक साल की, उसमें भी अगर उसको रिबेट मिल जाएगा 75,000 का, तो उसके पास जस्ट लाइक ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो लास्ट टाइम का अगर देखा जाए स्ट्रक्चर जो था उसमें 2.5 लाख से 5 लाख के बीच जो टैक्स पे करने वाले थे वो थे 4,82,000 लोग, और 5 लाख से 10 लाख टैक्स पे करने वाले लोग थे वो थे 1,32,00,000। इन दोनों को जोड़ दें अगर तो करीब 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स स्लैब से वो बाहर हो गए हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए जो ओल्ड स्लैब था उसके हिसाब से जिनको जो टैक्स देना था, जिनकी लायबिलिटी 1 लाख बनती थी, उनको अभी देना है सिर्फ 75,000 रुपीज़, जो उनकी सैलरी है 13 लाख रुपए। और जिनकी सैलरी है 18 लाख रुपए, उनको पहले वाले पुराने रेट में देना था 2,30,000 रुपये टैक्स, अभी देना उनको सिर्फ 1,60,000, जिससे उनको फ़ायदा होगा 70,000 का। जिनकी सैलरी है होगी अभी 18 लाख, उनकी उनकी जो लायबिलिटी बनती थी पहले वो थी 2,90,000, अभी उनको देना है सिर्फ 2 लाख रुपए, तो उनको पूरा फायदा हो रहा है 90,000 का। अगर देखा जाए जो नया टैक्स स्लैब आया है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 12,75,000 जिनकी सैलरी हो रही है एक साल की, उनके लिए ज़ीरो टैक्स लायबिलिटी है अगर रिबेट को मिला दें। सो इसका मतलब अगर देखा जाए तो जिनकी 13 लाख सैलरी है उनकी सिर्फ लायबिलिटी बन रही है 25,000 रुपये, और जिनकी सैलरी होगी 18 लाख रुपए एक साल की,
उनकी इनकी लायबिलिटी पहले बनती थी 2,30,000, अभी बन रही है सिर्फ 1,60,000 रुपये। और इस तरह से जिनकी सैलरी 20 लाख रुपए है, उनकी लायबिलिटी जो पहले बनती थी 2,90,000 और अब बनेगी 2 लाख, तो उनको फ़ायदा होगा 90,000 रुपये का। और जिनकी सैलरी 25 लाख रुपए एक साल की है, उनको पहले पुराने मॉडल में उनकी लायबिलिटी बनती थी 4,40,000 और अब बनेगी सिर्फ 3,30,000, तो उससे उनको फ़ायदा होने वाला है 1,10,000 का। इसका मतलब ऐसे लोग जिनकी सैलरी एक साल की 25 लाख से ऊपर है, उन सारे लोगों को एटलीस्ट 1,10,000 रुपये का सबका फ़ायदा हो रहा है। तो जो हाईएस्ट बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है 1,10,000 का। इस तरह से देखा जाए तो करीब 6 करोड़ लोग तो टैक्स से बाहर हो गए हैं और करीब काफ़ी 3-4 करोड़ लोगों को तो काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, राहत मिल रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगा। हम जानते हैं कि जो हमारा जीडीपी काम करता है वो परचेजिंग पावर पे काम करता है। जब ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, ज़्यादा बाइंग होगी, परचेजिंग पावर होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, उससे हमारा जीडीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जीडीपी 7.5% थी, जो घट करके 5.5% रह गई है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया है कि जीडीपी को किस तरह बढ़ाया जाए। अगर हम देखें हमारे लास्ट 10 साल के अंदर जो हमारे करोड़पति थे उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2014 में हमारे देश में जो करोड़पति थे वो सिर्फ 40,000 थे, जो कि 2024 में बढ़ करके 2,20,00,000 करोड़पति हो गए हैं। इसका मतलब कि हमारे ये लगता है कि लोगों में काफ़ी इसका मतलब कि बिजनेस ग्रो किया है और लोगों ने काफ़ी उछाल लिया है नंबर ऑफ करोड़पतिज में। अगर इस तरह देखें कि 50 लाख से 1 करोड़ जो इनकम थी उसमें 2014 में 80,000 लोग थे और अब वो बढ़ करके हो गए हैं 4,60,000। इस तरह से 3,80,000 लोग ऐसे हैं कि जिनकी सैलरी 50 लाख से 1 लाख करोड़ के बीच है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो 10 लाख से 25 लाख के बीच सैलरी वाले हमारे देश में 2014 में सिर्फ 13.5 लाख लोग थे, अभी बढ़ करके वो 70 लाख हो गए हैं। तो इस तरह से 56 लाख लोग बढ़ गए हैं। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक सैलरी वाले अभी 2014 में थे 1.6 करोड़। इसका मतलब कि इसमें देखा जाए घट गए हैं, तो 1.14 करोड़ लोग घट गए हैं। इसका मतलब कि ये लोअर के क्लास के लोग हैं। और इसी तरीके से देखा जाए अगर 1 रुपये से 2.5 लाख कमाने वाले जो 85 लाख लोग ही रह गए हैं, जिनकी संख्या 2 करोड़ थी 2014 में। तो इन दोनों को मिलाएं अगर तो करीब 2,29,00,000 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी घटी है, या तो इनकी जॉब गई होगी या इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा या इनका सैलरी घट गई होगी। तो इस तरह से ये भी काफ़ी चीज़ अहम है जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी दी है और फर्टिलाइज़र में और सीड में, लेकिन एमएसपी का मैटर वही है जैसे कि अभी तक जो किसान लोग हैं धरने बैठे हुए हैं और मांग करें एमएसपी की। तो गवर्नमेंट ने तो कम से कम सब्सिडी दे दी है सीड में और फर्टिलाइज़र में, लेकिन एमएसपी की डिमांड वहीं की वहीं है। अगर देखा जाए गवर्नमेंट ने जो क्रेडिट कार्ड मिलते थे किसानों को वो 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया है। और इंश्योरेंस की जो एक लायबिलिटी होती है इंश्योरेंस की, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस में काफ़ी प्रमोट किया है कि जो क्रॉप्स हैं उनका इंश्योरेंस हो। लेकिन देखने की बात यह है कि जो कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं उनकी प्रॉफिट में करीब 52% की बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब कि जो किसानों का या तो नुकसान नहीं हुआ, या तो किसानों का अगर नुकसान हुआ तो उनको बहुत कम मुआवजा मिला है। इसी वजह से जिन कंपनीज़ ने बिजनेस किया है इंश्योरेंस का, उनको 52% का उनको फ़ायदा हुआ है। इस तरह से स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई है उससे लगता है कि 1,70,00,000 जो फार्मर थे उनसे बेनिफिट मिलेगा, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बताया है। और इसमें 1 करोड़ वर्कर लोगों को फ़ायदा होने वाला है नई स्कीम के हिसाब से। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारा जो नया बजट है उसके हिसाब से 22 लाख नई जॉब क्रिएट होगी, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री में और फुटवेयर इंडस्ट्री में। और एमएसएमई जो 7.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है उसमें और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है। अगर देखा जाए तो इसमें 45 लाख करोड़ जो टैक्स बेनिफिट एक्चुअली इनफैक्ट जो 45 लाख करोड़ जो मनी है वो ऑलरेडी हेल्ड अप है बिकॉज ऑफ दी टैक्स लिटिगेशन। और इस वक्त तो टैक्स के 6 लाख केसेस जो टैक्स लिटिगेशन के पेंडिंग हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, तो काफ़ी पैसा अभी जो टैक्स का देखा जाए तो इसलिए उसमें लिटिगेशन में रेड टेपिज्म वगैरह में फंसा हुआ है। सरकार ने जो टैक्स माफ़ किया है
जब हम जानते हैं कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सरकार ने लायबिलिटी की जो फिक्स की है वो 12 लाख रुपए जिसकी इनकम एक साल की है, इसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। उसकी वजह से और जो टैक्स का जो स्लैब चेंज हुआ है उसकी वजह से गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपीज़ का जो लॉस होने वाला है। और इसी वजह से अगर इस तरह से देखें तो जो लास्ट ईयर का जो टैक्स कैलकुलेशन था उस लिहाज से गवर्नमेंट ने जो करंट ऑनगोइंग ईयर है इसमें 4.6 लाख करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है। इसका मतलब लास्ट ईयर जो कैलकुलेशन था इसमें बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हुई, इसीलिए तो 4.6 करोड़ का ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। अगर मिलाएं जीएसटी वगैरह को, सारे टैक्सेस को, इट मीन्स दैट कि बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई फोकस नहीं है क्योंकि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई बढ़ी चली जा रही है। और हो सकता है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है, हो सकता है और महंगाई आगे बढ़ने वाली हो। इस तरीके से गवर्नमेंट ने जो रिबेट दिया है ताकि लोगों के पास परचेसिंग पावर ज़्यादा रहे। इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखा जाए सो जो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो इसको हम बोल सकते हैं कि वाइट कॉलर जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह में कोई ख़ास इसमें बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर हम आगे देखें, अगर एनालाइज करें टैक्स का, उसमें 70 to 80,000 करोड़ जो है फॉर डेवलपमेंट वर्क्स इन बिहार के लिए प्रपोज किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, मखाना बोर्ड बनेगा और उसमें इंस्टीट्यूट वगैरह खुलेंगे। तो काफ़ी गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था बिहार गवर्नमेंट को, उस तरह से गवर्नमेंट ने बजट में वो बेनिफिट दे दिया गया है। और कुछ गुड न्यूज़ है फॉर द पीपल दैट कुछ चीज़ें सस्ती होने वाली हैं, जैसे एलसीडी एलईडी टीवी सस्ती हो जाएगी, मोबाइल की बैटरी सस्ती हो जाएगी, इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो जाएगी। और जो कैंसर की मेडिसिन है, बहुत पहले से डिमांड चल रही थी, जो 36 मेडिसिन है कैंसर की, वो टैक्स फ्री हो जाएगी। आई थिंक ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। काफ़ी इंडिया में कैंसर हो रहे हैं और कैंसर की दवाएं बहुत महंगी मिलती हैं। इस तरह से 36 दवाओं को टैक्स फ्री करना ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। और 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है। 27 दवाएं ऐसी हैं जिनको एकदम से फ्री कर दिया है कि गवर्नमेंट उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इस तरह से देखा जाए तो ये चीज़ें काफ़ी प्लस हैं और ये काफ़ी डिमांडिंग रहती हैं जो इसमें रेट कम हुई हैं। लेकिन अगर देखा जाए जो लास्ट का बजट था उसमें विकसित भारत के बारे में, डिफेंस के बारे में, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं हो पाई जो कि होनी चाहिए थी। अगर देखा जाए जो इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर पे, उस तरह से अगर देखा जाए काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी फोकस किया कि जो किसानों को फोकस करना चाहिए कि क्रॉप कल्टीवेशन में और उसमें नई नई क्रॉप को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और क्रॉप को माइग्रेशन करना चाहिए। इस तरह से खाली राइस पे और दाल पे ना टिके रहें, जैसे मिलेट्स हैं और बहुत से ऐसे बाजरा है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, उनको भी कल्टीवेट करना चाहिए। क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, उससे क्या है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और किसानों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें मिस भी की, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि किसानों को द प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेरिमेंट न्यू क्रॉप्स, उसमें जो मेन मामला आता है वो आता है इरिगेशन का, जो पूरे बजट में मिसिंग था। क्योंकि आज की डेट में 60% इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। और अगर देखें हम तो 4.5 लाख करोड़ रुपए जो एलोकेशन हुआ है वो हुआ है लेडीज़ के लिए। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है फॉर दी, जैसे इस गवर्नमेंट का काफ़ी स्टार्टिंग से ये था कि दे आर गोइंग टू एम्पावरमेंट फॉर द लेडीज़ एंड महिलाओं के लिए। सो ये बजट शो करता है गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया था उसकी वजह से 4.5 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया है, जो कि 1.2% है जीडीपी का। ये बहुत बड़ा एलोकेशन है, लेकिन इस पर पार्लियामेंट में ज़्यादा बहस नहीं हुई, इसमें ज़्यादा कुछ डिबेट नहीं हुई जो कि हो सकती थी। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 करोड़ लेडीज़ को उसमें 5 लाख तक का लोन देंगे। मेरे ख्याल से इससे वीमेंस में काफ़ी फ़ायदा होगा और एंटरप्रेन्योरशिप आएगी और काफ़ी लेडीज़ फोकस कर सकती हैं। और एक जैसे जो योजना आई थी रूफ टॉप सोलर की, उसमें वो लेडीज़ जिनके नाम पे कोई मकान है, कोई फ्लैट है, अगर रूफ टॉप पे अगर सोलर लगाना चाहेंगी तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। इस तरह से वीमेंस को एक और डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। अगर देखा जाए कि इसका बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो बच्चों के इम्पैक्ट के लिए जैसे आजकल है केयर इकोनॉमी, उस सब देखा जाए तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है काफ़ी डे केयर सेंटर बनेंगे ताकि जो वर्किंग लेडीज़ हों उन बच्चों को आराम से डे केयर में ले जा करके दे कैन लीव देयर एंड आल्सो गो फॉर देयर ऑफिस। और इसमें पालना घर बनाने की योजना आई है
जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि 17,000 पालना घर इस 1 साल में बनने वाले हैं। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी अच्छा अगर देखा जाए बजट है, काफ़ी इनकरेजिंग है और इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे बिहार में कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट बनेगा। मखाना बोर्ड बिहार में बनाया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि मखाना काफ़ी बिहार में अच्छी क्रॉप है और मखाना का रेट जैसे मार्केट में भी पहले तो हुआ करता था करीब 1000 केजी, नाउ इट इज़ गोइंग टू क्रॉस 1600 पर केजी। तो मेरे ख्याल से बिहार के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मखाना बोर्ड बनाने से मखाने को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से कल्टीवेट किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए इंडिया बीइंग अ फेडरल स्टेट, गवर्नमेंट को सारे स्टेट को ड्यू केयर करना चाहिए, प्रॉपर शेयर देना चाहिए। इस तरह से मोस्टली कुछ ही ऐसे स्टेट थे जिनको काफ़ी बजट दिया गया है। जैसे जो अब किसानों की काफ़ी डिमांड थी फ्रॉम पंजाब, उनका आई थिंक जो डिमांड थी नहीं हो पाई पूरी, उसमें दे आर सफरिंग। इस तरह से बाकी और स्टेट हैं, साउथ के काफ़ी स्टेट हैं जिनमें काफ़ी स्पेशल बजट नहीं मिला है। लेकिन बहुत से ऐसे जो बजट नेशनल लेवल के हैं उसमें सारे स्टेट का फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सबके लिए कॉमन है। बट स्पेसिफिक लोकेशन में जो बहुत ही कम स्टेट को दिया गया है और काफ़ी स्टेट उसमें मिसिंग है। और भी गवर्नमेंट इसमें फोकस कर सकती थी। जैसे हम जानते हैं कि आजकल जो डिजिटल स्किलिंग का जो दौर है, इसमें स्किलिंग पे और फोकस हो सकता था कि कैसे वर्कफोर्स को लोगों को काफ़ी स्किलफुल बनाया जाए और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कितना ट्रैफिक जाम लगता है, कितने ओवरब्रिज की ज़रूरत है और बड़े शहरों में कितना ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है। उसके लिए मेरे ख्याल से जो अर्बन डेवलपमेंट का इंफ्रा है उसको फोकस कर सकते थे। और एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर भी आई थिंक बजट में कुछ एलोकेशन किया जा सकता था जो कि नहीं हुआ। इस तरह से देखा जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी इनकरेजिंग बजट है, काफ़ी अच्छा बजट है, जो काफ़ी जो मिडिल क्लास था काफ़ी 10 साल से बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन द प्राइसेस और जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी और लोगों की जॉब जा रही थी और जितनी प्रॉब्लम्स थी, उस लिहाज से गवर्नमेंट ने फोकस करके 4-5 करोड़ लोग जो टैक्स की लायबिलिटी कम हो गई है और 6 करोड़ लोग टैक्स जो नेट से बाहर हो गए हैं। मेरे ख्याल से कम 10 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने बहुत ही एक अच्छी रिलीफ दी है। उससे काफ़ी एक मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, लोगों का बाइंग पावर बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं जा कर के जीडीपी ग्रोथ पे पड़ेगा और इंडिया के जीडीपी आई थिंक इट विल इम्प्रूव। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बजट है, बट इसमें कुछ सेक्टर जो मिसिंग, जैसे बताया मैंने, मिसिंग हो गए, उसको फोकस कर सकते थे और कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल फोकस मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कीपिंग इन माइंड दी बिहार इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन और इंटरनेशनल जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने कहा है कि वो चाइना पे 10% टैरिफ लगाएगा, कनाडा पे लगाएगा 25% और बाकी स्टेट पे लगाएगा 25%। तो इस तरह से हो सकता है कि मार्केट में ऐसा माहौल बने कि महंगाई बढ़े और जिस तरह से जैसे भी ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका में ही इज़ थिंकिंग अबाउट टू कट दी काइंड ऑफ द टैक्सेस। सो उसको देखते हुए इंडिया ने काफ़ी उससे हेल्प लेते हुए अपने बजट को उसी सिस्टम में, उसी माहौल में ढाला है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इनोवेटिव बजट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching my channel. Please like, subscribe and also share widely to your networks, to your friends, to Technolex Law and Technology web series. प्लीज़ क्लिक दी बेल आइकॉन। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।